हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड्स और उसके हार्मोन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, उसके कौन कौन से हार्मोन होते हैं और उस हार्मोन्स के हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में स्थित होती है और हमारे विंड पाइप के सबसे अगले भाग पर हमारे लैरिंग्स के साथ अटैच होती है। और यह थायराइड ग्लैंड हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज के बगल में स्थित होती है। यह एक गुलाबी रंग की और इंग्लिश के एच आकार की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। इसकी दोनों लोब्ड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं और इस्थमस के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे गले में स्थित होती हैं और जुड़ी होती हैं। इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के ग्रसनी भाग में ठीक जीभ के बेस से एक प्रवर्ध के रूप में होता है। दोस्तों, एक एडल्ट मनुष्य में थायराइड ग्लैंड लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका वेट 25 से 30 ग्राम होता है। फीमेल्स में यह कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी होती है और वृद्धावस्था में छोटी हो जाती है। दोस्तों, कोचर नामक एक स्विस सर्जन ने सन 1883 में थायराइड ग्लैंड के इम्पोर्टेंस की खोज की थी। उसने थायराइड के इम्पोर्टेंस को जाने बिना अपने 16 पेशेंट्स के शरीर से इसको निकाल दिया था और कुछ समय पश्चात ही सभी पेशेंट में क्रेटिनिज्म नामक एक डिजीज विकसित हो गई। मुर्रे ने सन 1891 में देखा कि क्रेटिनिज्म के रोगियों को यदि थायराइड का एक्सट्रैक्ट दिया जाए या उन्हें किसी दूसरे प्राणी की थायराइड ग्लैंड को खाने को दे दिया जाए तो वे सामान्य होने लगते हैं। कैंडॉल नामक साइंटिस्ट ने सन 1924 में थायरॉक्सिन के क्रिस्टल तैयार किए थे और हैरिंगटन व बार्जर ने सन 1927 में इसकी आणविक संरचना का पता लगाया था। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड मनुष्य में पाए जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है और इससे जो हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, यह चित्र थायराइड ग्लैंड का एक फ्रंटल व्यू और बैक व्यू दिखाया गया है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया से अटैच होता है और हमारे गले में स्थित होता है। यह थायराइड ग्लैंड हमारे गले में स्थित होता है और इसके ऊपर थायराइड कार्टिलेज पाया जाता है। दोस्तों, अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और बैक व्यू से सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड भी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एक इंग्लिश के एच आकार की और गुलाबी रंग की ग्लैंड होती है और उस पर 4 छोटी छोटी और भी ग्लैंड्स होती हैं जिनको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड से भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम गुलाबी रंग की और एच आकार की बाइलोब्ड थायराइड ग्लैंड के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यह थायराइड ग्लैंड एच आकार की होती है जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं और गुलाबी रंग की होती है और बाइलोब्ड होती है और यह हमारे गले में स्थित होती है और हमारे गले में जो लैरिंग्स यानी हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसी के साथ अटैच होती है और हमारे ट्रैकिया के ऊपर एक कवर के रूप में अटैच होती है। थायराइड ग्रंथि के स्ट्रक्चर के बाद अब जानते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से पहला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको T4 कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 कहा जाता है और इसी तरह से थर्ड हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये तीनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने का काम करते हैं। यदि
यह देखा जाए कि यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH हार्मोन, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, से कंट्रोल होता है। अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH हार्मोन निकल करके आता है और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को सेक्रेट कर सके। यदि सेक्रेशन की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड से डेली नियरली 80 माइक्रोग्राम T4 और लगभग 40 माइक्रोग्राम T3 का सेक्रेशन होता है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं इन हार्मोन्स के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको T4 हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन के स्ट्रक्चर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इसलिए इसको T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, थायरॉक्सिन ग्लैंड्स से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि यह हमारी सभी उपापचयी क्रियाओं की गति का नियमन करता है, यानी हमारे सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका मुख्य प्रभाव ऊर्जा उत्पन्न करने वाले ऑक्सीकृत प्रक्रियाओं की गति को तीव्र करना होता है, यानी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो भी एनर्जी फॉर्म होती है उनको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को ये एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन आंत में ग्लूकोज अवशोषण, कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत, BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, हृदय स्पंदन दर, प्रोटीन संश्लेषण की गति व शरीर का ताप आदि में वृद्धि करता है। अतः यह हार्मोन जीवन की गति को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के ताप को बढ़ाता है, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी काम हमारे शरीर से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इसी तरह से हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन वृद्धि एवं भिन्नता के लिए अति आवश्यक होता है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा गोनैड्स की क्रिया को उत्तेजित करता है तथा पिट्यूटरी ग्लैंड की क्रिया में भी भाग लेता है। तो इस तरह से यह हमारे गोनैड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। मनुष्यों में ही नहीं, यह अन्य एनिमल्स में भी थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, थायरॉक्सिन के प्रभाव से मेढक के टैडपोल यानी भेक शिशु में कायांतरण जल्दी और तेज़ी से हो जाता है। दोस्तों, कायांतरण का अर्थ होता है मेटामॉर्फोसिस, यानी मेढक का डेवलपमेंट जब एग से होता है तो सबसे पहले टैडपोल लार्वा बनता है और टैडपोल लार्वा के बाद उसका जब डेवलपमेंट होता है तो वो टैडपोल लार्वा एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप कर जाता है। इसी प्रोसेस को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, यह अंडे से निकलने के बाद मेढक के टैडपोल लार्वा हैं जो मछली की तरह से दिखाई देते हैं। जब इनके शरीर से थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही एग्जैक्ट मात्रा में निकलने लगता है तो यह टैडपोल लार्वा डेवलप करके एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब थायरॉक्सिन हार्मोन इनके अंदर कम बनता है तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता और ये टैडपोल लार्वा ही रह जाते हैं। ठीक इसी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो होता है शीत रुधिर या अनियत तापी कशेरुकी प्राणियों में, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर का तापमान चेंज होता रहता है, उनमें थायराइड हार्मोन ऑस्मो रेगुलेशन और निर्मोशन का नियंत्रण करता है। यानी ऐसे एनिमल जिनमें उनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो ऐसे एनिमल्स में ये हार्मोन ऑस्मो रेगुलेशन और निर्मोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने थायरॉक्सिन हार्मोन के काम के बारे में जाना और अब जानते हैं थायराइड की अनियमितताएं यानी इरेगुलरिटीज़ ऑफ थायराइड।
दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड हार्मोन में दो प्रकार की इरेगुलरिटीज़ यानी अनियमितताएं हो सकती हैं, जिसमें से पहला है थायराइड की अल्प क्रियाशीलता यानी हाइपोसैक्रेशन ऑफ थायराइड। इसका अर्थ होता है कि यदि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से कम मात्रा में निकलने लगता है तो इसे ही हाइपोसैक्रेशन ऑफ थायराइड कहते हैं। इसी तरह से दूसरा होता है थायराइड की अति क्रियाशीलता यानी हाइपर सैक्रेशन ऑफ थायराइड, और इसका मतलब होता है कि यदि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायराइड हार्मोन अगर बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो इसे ही हाइपर सैक्रेशन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं थायराइड की अल्प क्रियाशीलता यानी हाइपोसैक्रेशन ऑफ थायराइड के बारे में, यानी जब थायराइड हार्मोन कम निकलता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म। इसी तरह से दूसरी बीमारी हो सकती है मिक्सिडिमा। इसी तरह से तीसरी बीमारी हो सकती है सामान्य घेंगा यानी सिंपल ग्वाइटर, और चौथा रोग हो सकता है जिसे हाशीमोटो का रोग कहा जाता है यानी हाशीमोटोस डिजीज़। यह चारों बीमारियां थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प मात्रा में निकलने के कारण होता है, यानी जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का हाइपोसैक्रेशन होता है तो ये चार अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं, जिसमें से एक है क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा, सिंपल ग्वाइटर और हाशीमोटोस डिजीज़। दोस्तों, जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिस की धीमी गति के कारण बच्चों की शारीरिक व मानसिक वृद्धि कम हो जाती है। बच्चे बौने रह जाते हैं, उनके हाथ पांव बेमेल और बहुत छोटे रहते हैं, उनकी त्वचा मोटी, सूखी सी और लटकी हुई होती है, तोंद निकली हुई, होठ मोटे, जीभ मोटी व लटकी हुई तथा चेहरा फूला फूला होता है। इनकी जेनेटल ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है, अतः ये लोग नपुंसक होते हैं। इसी दशा को जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसी प्रकार मिक्सिडिमा नामक रोग में वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी के कारण न्यूनतम उपापचयी गति कम हो जाती है, जिससे शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, हृदय की गति धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाता है, मनुष्य सुस्त एवं थका थका रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, त्वचा के नीचे ऊतक द्रव के इकट्ठे हो जाने से शरीर मोटा व भद्दा हो जाता है तथा त्वचा, पलके, होठ मोटे हो जाते हैं, गोनैड्स की क्रिया एवं यौन परिवर्धन की क्रिया भी धीमी हो जाती है। इस अवस्था को मिक्सिडिमा कहते हैं। इसी तरह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ यानी रोग हमारे शरीर में हो जाता है, और वो होता है ग्वाइटर, जिसे घेंगा कहा जाता है। इस रोग में हमारी थायराइड ग्लैंड फूल जाती है और इसके कारण से हमारा गला एकदम फूला सा दिखाई देता है, और इस रोग को ही ग्वाइटर या घेंगा कहा जाता है। इसे बचने के लिए ही हम अपने नमक में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से ही यह हार्मोन हमारे शरीर में इसकी कमी पूरी हो जाती है और हमें ग्वाइटर यानी घेंगा रोग नहीं हो पाता है। दोस्तों, ग्वाइटर रोग में थायराइड ग्लैंड जैसे इस चित्र में दिखाया गया है नॉर्मल की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में फूल जाती है और इसे ही ग्वाइटर या घेंगा कहा जाता है। इसी तरह से थायरॉक्सिन की कमी से हाशीमोटो का रोग हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का स्राव कम हो जाता है। स्राव को बढ़ाने के लिए दी गई दवाइयाँ हमारे शरीर में एंटीजन का काम करने लगती हैं तथा इनकी नष्ट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। ये थायराइड को ही नष्ट कर देती हैं। इसे ऑटो इम्यून रोग या थायराइड की आत्महत्या, जिसे सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं, कहलाता है। तो इस तरह से थायरॉक्सिन की कमी से हाशीमोटो का रोग हो जाता है और इस कारण से हमारे शरीर में ऑटो इम्यून का रोग उत्पन्न हो जाता है और हमारी थायराइड ग्लैंड ही नष्ट हो जाती है, यानी सुसाइड ऑफ थायराइड हो जाता है। अभी तो हम लोगों ने यह जाना कि यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का हाइपोसैक्रेशन हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकता है। अब जानते हैं हाइपर सैक्रेशन ऑफ थायराइड यानी थायराइड की अति क्रियाशीलता के बारे में। यानी यदि थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में निकल जाए तो इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक मात्रा में निकल जाने से 3 प्रमुख रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं।
जिसमें से पहला है एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर, दूसरा है ग्रेव्स रोग और तीसरा है प्लूमर रोग या प्लूमर डिजीज़। दोस्तों, एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर नामक रोग में जब थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक निकलने लगता है तो इस कारण से हमारी आँखें चौड़ी, आई बॉल उभर कर बाहर की ओर निकल जाती हैं और आई बॉल के नीचे बहुत सारा म्यूकस जमा हो जाता है और इस तरह से आँखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ प्रतीत दिखाई देने लगता है। तो इस बीमारी को एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहा जाता है और यह थायरॉक्सिन के अधिक मात्रा में निकल जाने से होता है। इसी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में निकल जाने से ग्रेव्स डिजीज़ हो जाता है और इस ग्रेव्स डिजीज़ में थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और यह ग्लैंड फूल जाती है और इसके कारण से अलग अलग सिम्टम हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं, जैसे स्वेटिंग, नौसिया एंड डायरिया, मसल वीकनेस एटसेट्रा। ठीक इसी तरह से यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन हो जाता है तो इससे प्लूमर्स डिजीज़ यानी टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर हो जाता है और इस कारण से हमारी थायराइड ग्लैंड्स पर जगह जगह गांठें यानी नोड्यूल बन जाता है और इसे ही प्लूमर डिजीज़ कहा जाता है। दोस्तों, इस टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर यानी प्लूमर्स डिजीज़ में क्या होता है? दोस्तों, दिस इज़ ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी आयोडीन की कमी से हमारा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। द लैक ऑफ थायराइड हार्मोन लीड्स टू इंक्रीज्ड TSH लेवल, hyperplasia of thyroid follicle, symmetric enlargement of the gland, recurrence of hyperplasia leads to asymmetric enlargement of the gland known as multinodular goiter, non-toxic. It may present with thyrotoxicosis known as toxic multinodular goiter, यानी हमारे थायराइड ग्लैंड में जगह जगह गांठें पड़ने को ही टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर यानी प्लूमर डिजीज़ कहा जाता है। ये तो था T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के काम। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन के कार्य। दोस्तों, T3 हार्मोन भी थायरॉक्सिन के समान ही होता है। T3 हार्मोन थायरॉक्सिन से 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। यह हार्मोन शरीर के ऊतकों में पहुंचकर थायरॉक्सिन की काफ़ी मात्रा T3 में बदल जाती है। अतः T4 हार्मोन की तरह से T3 हार्मोन भी अपना काम करता है और अधिकतर थायरॉक्सिन हार्मोन यानी T4 हार्मोन T3 हार्मोन में बदल जाता है और अपना काम करता रहता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। दोस्तों, यह हार्मोन भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है और T3 और T4 की तरह से भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे शरीर में प्ले करता है। तो चलिए अब जानते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या काम करता है। दोस्तों, यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह हड्डी के विघटन को कम तथा मूत्र में कैल्शियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाकर रुधिर तथा ECF में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है और इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से जाना और यह भी जानने की कोशिश की कि यदि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन हो जाता है तो हाइपोसेक्रेशन से हमारे शरीर में क्रेटिनिज्म, मिक्सिडेमा, सिंपल ग्वाइटर और हाशीमोटोस डिजीज़ हो जाता है। इसी तरह से यदि हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाए तो इससे एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव्स डिजीज़ और प्लूमर डिजीज़ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।